हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, मगध महाजनपद के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम टोटल 16 महाजनपद के बारे में एक झलक देख चुके हैं। जब महाजनपद की चर्चा सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद आगे उभर कर आता है। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद। ठीक है, तो देखेंगे जो मगध महाजनपद, ठीक है, तो मगध महाजनपद जो अभी प्रेजेंट के जो बिहार है, बिहार के पटना गया यानी गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित बिहार के पटना और गया वाले एरिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि आगे चल करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और राजस्थान, इधर सब जगह पर इसका विस्तार होता है। ठीक है, तो इसका विस्तार का एक कारण ये भी था कि यहाँ पर जो कृषि से संबंधित संसाधन जितने भी थे अच्छे ढंग से वहां पर किया गया था। लोगों का आर्थिक विकास अधिक हुआ था यहाँ पे, जिस कारण से ये महाजनपद पूरे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो मगध महाजनपद पर कई वंशों ने शासन किया। तो इस वंश को सबसे पहले हम क्रम बाय क्रम देख लेते हैं, उसके बाद उसमें जो प्रथम वंश आएगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका एक पॉइंट ये आता है कि मगध महाजनपद के बारे में मगध शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है। तो मगध महाजनपद में मगध शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिखेंगे मगध महाजनपद का मगध नाम मगध महाजनपद का मगध नाम सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी मगध महाजनपद की चर्चा अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा एक टॉपिक। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखना है। अब उसके बाद लिखेंगे कि मगध महाजनपद पर शासन करने वाले वंश, प्राचीन काल में मगध महाजनपद पर शासन करने वाले वंश। तो लिखेंगे प्रमुख वंश, प्रमुख वंश जो मगध महाजनपद पे शासन किया था। तो फर्स्ट में मेरा आता है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जिसका संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ ही था। ठीक है, लेकिन इस वंश को ऐतिहासिक मान्यता उतना नहीं दिया जाता है। उसके बाद लिखिएगा सेकंड पे लिखिएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसका संस्थापक कौन हुआ? तो बिंबिसार। उसके बाद तीसरा पे लिखिएगा, तीसरा पे आता है मेरा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक होता है कौन होता है? तो शिशुनाग ही होता है। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक होता है महापद्मनंद। महापद्मनंद। और इसी नंद वंश के समय में जब इसका अंतिम शासक घनानंद शासक था, तो इसी बीच में आक्रमण देखने को मिलता है। किसका आक्रमण? तो सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलता है। सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा पर आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का नींव कौन डाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश के बाद इसी बीच में मौर्य वंश के बाद आता है इंडो ग्रीक आता है। मौर्य वंश का जब लास्ट स्टार्टर बृहद्रथ था, तो उसी के बाद आता है इंडो ग्रीक आता है। इसी बीच में इंडो ग्रीक, उसके बाद आता है शक, पल्लव
उसके बाद कुषाण। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद कई अब विदेशी आक्रमण देखने को मिलते हैं। इसमें शक, इंडो ग्रीक आता है, शक, पल्लव, कुषाण, ये सब भारत पे शासन करता है। उसके बाद भारत नहीं, मौर्य मगध पे आता है शुंग वंश। ठीक है ना, जो कि शुंग मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ के बाद आता है शुंग वंश, बृहद्रथ को मार करके। शुंग वंश जिसका संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग। शुंग के बाद आता है 7वां पे आता है कण्व वंश, जिसका संस्थापक वसुदेव था। कण्व वंश जिसका संस्थापक वसुदेव। कण्व के बाद आता है, कण्व के बाद सतवाहन वंश, जिसका संस्थापक होता है सिमुक। सतवाहन का संस्थापक कौन होता है? सतवाहन का संस्थापक होता है सिमुक। ठीक है, तो इतने वंश के बारे में हमको डिटेल्स में पढ़ना है यहाँ पे प्राचीन काल में। ऐसे तो कई वंश थे, लेकिन इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, तो आप इसको क्रमबद्ध याद कर सकते हैं। ऐसे जैसे अभी याद करेंगे तो याद नहीं होगा, जैसे जैसे हर वंश के बारे में आप पढ़ते चलेंगे आपको ये याद होते चलेगा। तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था, जिसको ऐतिहासिक मान्यता उतना नहीं दिया जाता। उसके बाद हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के आता है कौन? हर्यक वंश का नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुआ। कण्व वंश का संस्थापक होता है कौन? तो वसुदेव। और सतवाहन का संस्थापक होता है सिमुक। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद हम यहाँ पे बृहद्रथ वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन होता है? तो बृहद्रथ ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मगध की जो राजधानी था, मगध पे बृहद्रथ वंश। ठीक है, तो बृहद्रथ वंश के समय मगध का जो राजधानी था, मगध की राजधानी हुआ था कहां पर? तो राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी। तो इसका जो बृहद्रथ वंश का संस्थापक हुआ बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ वंश को ऐतिहासिक मान्यता इसलिए नहीं दिया जाता है, वो इसमें कुछ ऐसे बात है जिसको कहीं पे लिखित साक्ष्य उस तरह से नहीं मिला है, इसलिए इसको ऐतिहासिक महत्व नहीं दिया जाता है। इस वंश के बारे में विशेष करके आपको महाभारत में इसकी कहानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मगध पर सबसे प्रथम वंश जो था बृहद्रथ वंश हुआ। तो बृहद्रथ वंश, ठीक है, तो इसका जो पिता था, बृहद्रथ का पिता हुआ वसु। बृहद्रथ का पिता हुआ वसु, जिसका पूरा नाम चेदी राज वसु उपचारी था। देखिए, तो वसु का पूरा नाम था चेदी राज वसु उपचारी। ठीक है ना, तो बृहद्रथ के पिता का पूरा नाम हुआ था चेदी राज वसु उपचारी। ठीक है, तो बृहद्रथ के टोटल 2 शादी किया था। बृहद्रथ टोटल 2 शादी किया था, लेकिन बृहद्रथ के दोनों ही पत्नी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुआ था, जिस कारण से वो काफी नाराज रहने लगा था और नाखुश था। तो अपने राज्य में एक साधु के पास जाता है,
तो साधु को ये पूरी बात बताता है कि हम 2 शादी किए हैं और एक भी संतान नहीं है। तो साधु वो संत उसको एक आम का फल देता है, जो ठीक है आप ये ले जा करके खिला दीजिए। अब उसको एक ही आम का फल दिया गया था, जिस कारण से क्या हुआ, अब उसके पास पत्नी 2 था तो वो दोनों ही पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, जिस कारण से बेचारा धर्म संकट में फंस गया। जो किसको किसको ये आम खिला, तो दोनों पत्नी को आधा आधा आम खिला देता है, जिस कारण से उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था जरासंध। लेकिन वो क्या किया था, दोनों पत्नी को आधा आधा आम खिलाया था, इसलिए से उसको एक पत्नी से एक संतान का आधा भाग और एक दूसरे पत्नी से उस संतान का आधा भाग पैदा हुआ था, जिससे वो नाराज होकर के क्या करता है, वो उसको जंगल में फेंक देता है। ठीक है, तो वहां पर एक जरा नाम की राक्षसनी उसको दोनों पार्ट को लेकर के सटाता है और उसको जरा बृहद रथ को सौंप देता है। ठीक है, तो जिससे उसको कौन बचाया था, तो जरा नाम की राक्षसनी बचाया था, इसीलिए इसके बेटे का नाम पड़ता है जरासंध। पुत्र का नाम जरासंध था, किसके नाम पर पड़ा था, तो जरा नामक राक्षसनी। ठीक है ना, तो जरा नाम की राक्षसनी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, तो जरासंध पड़ा था। ठीक है, और जरासंध की 2 पुत्री थी। ठीक है, जरासंध की कितनी पुत्री, 2। दोनों का शादी किससे हुआ था, कंस से हुआ था। दोनों का शादी किससे हुआ था, तो कंस से हुआ था। और कंस कहाँ का राजा था, मथुरा का, जिसको आप महाभारत में इस युद्ध के बारे में आप देखने को मिलेंगे, जो कृष्ण जी कैसे करके उसको मारते हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी किसका हत्या कर दिए थे, अपने मामा कंस का हत्या किए थे, जिससे क्या हुआ, कृष्ण से बदला लेने के लिए जरासंध क्या किया, मथुरा पर बार बार आक्रमण करता था। जरासंध कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करता था, जिस कारण से कृष्ण जी को मथुरा छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो और ये जरासंध एक बहुत ही प्रतापी राजा था। जरासंध जो था एक बहुत प्रतापी राजा था, और जिस कारण से ये अपने आसपास के टोटल लगभग 86 राजा को बंदी बनाकर और उसको बलि देना चाहता था, एक गुफा में बंद करके रखा था। तो उसी बीच में क्या करते हैं, भगवान कृष्ण साधु के भेष में, यानी एक पांडव संत के भेष में पांचों पांडव के साथ मिल करके और जरासंध के दरबार में जाते हैं और उससे कुछ मांगते हैं। तो जरासंध कहता है ठीक है, जो भी मांगना है मांग लो। तो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान किस जरासंध से मल्ल युद्ध की डिमांड कर देता। मल्ल युद्ध एक कुश्ती युद्ध था। तो जरासंध मल्ल युद्ध के लिए पांचों में से किसको चुनता है, तो भीम को चुनता है। ठीक है, भीम को चुनता है। तो भीम वर्सेस जरासंध, भीम और जरासंध के बीच कौन युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है। इस मल्ल युद्ध में भीम और जरासंध के बीच जो मल्ल युद्ध होता है, इस मल्ल युद्ध में भीम क्या करता है, जरासंध को पराजित कर देता है और उसके दाहिने पार्ट को बायां साइड में और बाएं पार्ट को दाहिना साइड में फेंक देता है और वहां पर जरासंध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था, जिसमें जरासंध पराजित हुआ था और उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जरासंध का पुत्र होता है सहदेव। ठीक है, जरासंध के बाद इसका पुत्र सहदेव, जरासंध का पुत्र सहदेव को राजा बनाया जाता है। ठीक है, तो जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया जाता है और कृष्ण जी द्वारा और पांडवों द्वारा वहां पर जितने भी राजा 86 राजा को बंदी बनाया गया था वहां से छुड़ा करके और ले जाता है और किसको राजा बना देता है, सहदेव को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जो मगध पर सबसे प्रथम कौन वंश, तो बृहद्रथ वंश। उसका संस्थापक कौन हुआ, तो बृहद्रथ हुआ। राजधानी कहाँ था, तो
राजगिरी था। बृहद्रथ के पिता वसु हुए और बृहद्रथ के पुत्र जरासंध हुए और जरासंध के पुत्र कौन हुए? सहदेव। और जरासंध की हत्या कौन किया था? तो भीम किया था। किस युद्ध में किया था? तो मल्ल युद्ध में किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद राजा कौन बनता है? सहदेव राजा बनता है। ठीक है, तो सहदेव राजा बनता है। इसके बाद देखिए बृहद्रथ वंश में प्रथम राजा बृहद्रथ हुए, उसके बाद दूसरा राजा हुआ जरासंध, ये बृहद्रथ का पुत्र है। ठीक है, और जरासंध का पुत्र सहदेव तीसरा राजा बनता है। ठीक है, और उसके बाद टोटल 31 राजा के बाद 31 राजा के बाद रिपुंजय राजा बनता है। ठीक है, तो 31 राजा के बाद अगला राजा कौन बनता है? तो रिपुंजय राजा बनता है। रिपुंजय एक अयोग्य शासक था। रिपुंजय एक अयोग्य शासक था। ठीक है, रिपुंजय एक अयोग्य शासक था, जिस कारण से इसके ही रिपुंजय के ही मंत्री पुलिक, रिपुंजय के मंत्री कौन था? तो पुलिक था। तो रिपुंजय के मंत्री हुआ पुलिक। और ये पुलिक किसकी हत्या कर देता है? रिपुंजय की हत्या कर देता है। रिपुंजय की हत्या कौन करता है? तो उसके मंत्री पुलिक, क्योंकि रिपुंजय एक अयोग्य शासक था, जिस कारण से रिपुंजय की हत्या उसके ही मंत्री कौन कर देता है? तो पुलिक कर देते हैं। और अपने नाबालिग पुत्र को क्या करते हैं? राजा बना देते हैं। लेकिन ठीक इसी बीच आता है, लेकिन जो पुलिक का ही एक सामंत था, पुलिक का सामंत हुआ जो कि किसकी हत्या कर देता है? पुलिक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र को राजा बनाता है। और वहां से स्टार्ट होता है मगध पर हर्यक वंश का नींव डालता है। ठीक है, तो पुलिक के जो नाबालिग पुत्र की जो हत्या किया गया था, ये किया गया था बिंबिसार के पिता द्वारा। तो पुलिक के नाबालिग पुत्र की हत्या उसके ही सामंत भटिय नामक सामंत कर देता है। और ये अपने पुत्र, जो भटिय के पुत्र हुए आगे चलकर, भटिय के पुत्र थे बिंबिसार। तो देखिए भटिय के पुत्र हुए बिंबिसार। बिंबिसार को मात्र 15 वर्ष की आयु में, बिंबिसार को मात्र 15 वर्ष की आयु में भटिय क्या करता है? राजा घोषित करता है। और बिंबिसार वहां पर मगध पर हर्यक वंश का नींव डालेगा। ठीक है, तो यही मेरा था, कौन था? तो मगध महाजनपद का फर्स्ट वंश था बृहद्रथ वंश। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं बृहद्रथ वंश का। तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ का बेटा जरासंध। जरासंध की हत्या कौन किया था? तो भीम किया था। किसके कहने पर? श्री कृष्ण के कहने पर। किस युद्ध में? तो मल्ल युद्ध में। उसके बाद जरासंध के बाद कौन राजा बनता है? सहदेव। सहदेव के बाद टोटल 31 राजा बनता है। उसके बाद राजा कौन बनता है? तो रिपुंजय। रिपुंजय एक अयोग्य शासक था। रिपुंजय की हत्या कौन करता है? पुलिक। पुलिक अपने पुत्र को राजा बनाता है, जो कि नाबालिग था। और पुलिक के पुत्र, नाबालिग पुत्र की हत्या कौन करता है? तो भटिय नामक सामंत कर देता है। और अपने पुत्र बिंबिसार को 15 वर्ष के उम्र में ही वहां का गद्दी सौंप देता है। यही बिंबिसार आगे चल करके क्या करता है? मगध पर हर्यक वंश का नींव डालता है। कब डालता है? तो आप ये डेट याद रखेंगे, 544 BC। ठीक है, तो अगला वंश हमको कौन पढ़ना है? इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत।